Hello friends, in this video we are going to study power quality and facts unit 4 facts system. In this video I am going to explain you 8 important questions which are very relevant according to the AK2 semester exams perspectives. So let's go through these questions one by one. Before that यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाय फैक्ट्स? फैक्ट्स से आप क्या समझते हैं? तो हमें इसमें फैक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। पहले हम बात करते हैं कि जब फैक्ट डिवाइसेस नहीं होती थी, यानी कि जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस समय पावर सिस्टम में कंपनसेशन के लिए कन्वेंशनल कंपनसेशन टेक्निक का यूज किया जाता था। जैसे कि सिस्टम में यदि रिएक्टिव पावर कम हो गया तो उसको कंपनसेट करने के लिए सिस्टम में कैपेसिटर को कनेक्ट करना पड़ता था, और यदि सिस्टम में रिएक्टिव पावर ज़्यादा हो गया तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमें सिस्टम में इंडक्टर को कनेक्ट करना पड़ता था। तो इस प्रकार से हमें मैकेनिकल स्विचिंग करनी पड़ती थी, यानी कि कंपोनेंट्स को कनेक्ट करना पड़ता था और उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ता था। तो ये जो ऑपरेशन था ये स्लो ऑपरेशन था, क्योंकि हमें मैकेनिकल स्विचिंग करने में टाइम लगता है, तो एक स्लो ऑपरेशन था और ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था। क्योंकि जब हम मैकेनिकल स्विचिंग करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे सिस्टम में ट्रांजिएंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, और इन ट्रांजिएंट्स का हमारे जो सिस्टम इक्विपमेंट्स होते हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक असर होता है। तो इसलिए ये जो कन्वेंशनल कंपनसेशन टेक्निक था उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था। कन्वेंशनल कंपनसेशन टेक्निक्स में जो प्रॉब्लम्स थी या लिमिटेशंस थे उनको दूर करने के लिए एक नया सिस्टम को बनाया गया जिसे बोला गया फैक्ट्स सिस्टम। अब हम स्टडी करने वाले हैं फैक्ट्स सिस्टम होता क्या है। फैक्ट्स स्टैंड फॉर फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि जो चेंजेस को एकोमोडेट कर सके। जैसे कि यदि हमें सिस्टम में एक्टिव पावर या रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करने की ज़रूरत है तो हमें प्रोवाइड कर सके। और सिस्टम का मतलब हुआ कि जिसमें फैक्ट्स कंट्रोलर्स का इस्तेमाल किया गया है, ऐसे सिस्टम को बोला गया फैक्ट्स। दे आर यूज फॉर पावर फ्लो कंट्रोल, voltage regulation, effective load sharing among common corridors, enhancement of transient stability and mitigation of system oscillation। फैक्ट डिवाइसेस को यूज किया जाता है पावर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। जैसे हमारे सिस्टम में मतलब ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यदि पावर फ्लो कर रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। वोल्टेज को रेगुलेट करने में यूज किया जाता है। इफेक्टिव लोड को शेयर करने में यूज किया जाता है। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को बढ़ाने में यूज किया जाता है। और जो सिस्टम में ऑसिलेशंस हैं जैसे वोल्टेज सेक्सुअल, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, हार्मोनिक्स, इनको मिटिगेट करने के लिए भी फैक्ट डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट्स एम्प्लॉय हाई स्पीड थायरिस्टर्स फॉर स्विचिंग इन और आउट ट्रांसमिशन लाइन कंपोनेंट्स सच एज कैपेसिटर्स, रिएक्टर्स और फेज शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मर्स फॉर सम डिजायरेबल परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। जो ट्रांसमिशन लाइन कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि कैपेसिटर, रिएक्टर या फेज शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मर हो गया, इनको सिस्टम से कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने के लिए फैक्ट डिवाइसेस में हाई स्पीड थायरिस्टर का यूज़ किया जाता है। और ये जो हम कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करते हैं इन कंपोनेंट्स को, हम इसलिए करते हैं ताकि हमें जो सिस्टम है उसमें हम जिस प्रकार की परफॉर्मेंस उससे चाहते हैं उस प्रकार की परफॉर्मेंस हमें मिल सके, इसलिए हम जो है ये सभी प्रोसेस करते हैं। दिस टेक्नोलॉजी इज नॉट अ सिंगल हाई पावर बट रादर अ कलेक्शन ऑफ कंट्रोलर्स। ये जो फैक्ट सिस्टम है ये कंट्रोलर्स का कलेक्शन होता है। इसमें पावर कंट्रोलर्स का यूज़ किया जाता है या अदर स्टैटिक कंट्रोलर्स का यूज़ किया जाता है। इट कैन बी यूज्ड इंडिविजुअली और इन कोऑर्डिनेशन विद अदर्स टू कंट्रोल वन और मोर ऑफ द सिस्टम पैरामीटर्स। मतलब एक या एक से अधिक सिस्टम पैरामीटर्स को कंट्रोल करने के लिए इनको जो है इंडिविजुअली भी इस्तेमाल किया जा सकता है या कोऑर्डिनेशन में दूसरे डिवाइसेस के कोऑर्डिनेशन में भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्ट्स कंट्रोलर्स। टाइप्स ऑफ फैक्ट्स कंट्रोलर्स ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन कंट्रोलर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। पहला है सीरीज कंट्रोलर्स, शंट कंट्रोलर्स, कंबाइंड सीरीज कंट्रोलर्स, कंबाइंड सीरीज शंट कंट्रोलर्स। तो पहले हम बात करते हैं सीरीज कंट्रोलर्स के बारे में। सीरीज कंट्रोलर्स इंजेक्ट वोल्टेज इन सीरीज विद द लाइन। जो सीरीज कंट्रोलर्स होते हैं
वो ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज में वोल्टेज इंजेक्ट करने का काम करते हैं, जबकि जो शंट कंट्रोलर्स होते हैं वो ट्रांसमिशन लाइन के साथ शंट में जुड़े होते हैं और वो शंट में करंट इंजेक्ट करने का काम करते हैं। As long as voltage is in phase quadrature with the line current, series controller supplies reactive power only. जो हम ट्रांसमिशन लाइन या एसी सिस्टम में जो वोल्टेज इंजेक्ट करने का काम कर रहे हैं सीरीज में, यदि वह वोल्टेज लाइन करंट के साथ फेज क्वाड्रेचर में है, फेज क्वाड्रेचर का मतलब कि वोल्टेज जो है लाइन के करंट के साथ 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है, तो ऐसे केस में होता है कि सीरीज कंट्रोलर या तो रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा या वो रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पर फिगर ए और बी में आप देख सकते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है या फेज एंगल है वो 90 डिग्री है, और जब वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल 90 डिग्री होगा तो जो सीरीज कंट्रोलर है वो या तो रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करने का काम करेगा या वो रिएक्टिव पावर डिलीवर करने का काम करेगा। और यदि वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल 0 डिग्री है तो इस केस में जो हमारा कंट्रोलर है वो सिर्फ एक्टिव पावर सप्लाई करने का काम करेगा। तीसरा पॉइंट है, यदि वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के अलावा कुछ और है तो इस केस में जो हमारा सीरीज कंट्रोलर है वो बोथ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर दोनों को हैंडल करने का काम करेगा। बाय कंट्रोलिंग फेज एंगल बिटवीन लाइन करंट एंड वोल्टेज वी कैन कंट्रोल एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। यदि हम लाइन करंट और वोल्टेज के बीच का जो फेज एंगल है उसको कंट्रोल कर ले तो हम एक्टिव और रिएक्टिव पावर दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं, या यूँ कहें कि यदि हम वोल्टेज जो इंजेक्ट कर रहे हैं उसको कंट्रोल कर ले तो हम एक्टिव और रिएक्टिव पावर के सप्लाई को भी कंट्रोल कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में आप देख सकते हैं कि हमने सीरीज कंट्रोलर का फिगर ड्रॉ किया है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसके साथ सीरीज में सीरीज कंट्रोलर कनेक्टेड है, और ये सीरीज कंट्रोलर लाइन के साथ सीरीज में वोल्टेज इंजेक्ट करने का काम करता है। जो ये सीरीज कंट्रोलर है इट इज कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मतलब जो हमारा ये सीरीज कंट्रोलर है ये वेरिएबल इंडक्टेंस से बना होता है या कैपेसिटेंस या इनका कॉम्बिनेशन होता है। इट कंट्रोल्स करंट और पावर फ्लो एंड डैम्प ऑसिलेशंस। सीरीज कंट्रोलर करंट या पावर फ्लो को कंट्रोल करता है और ऑसिलेशंस को डैम्प करने का काम करता है। सीरीज कंट्रोलर्स के एग्जांपल हैं ट्रिपल एस सी, टी सी एस सी, टी डबल एस सी, ये सभी हो गए सीरीज कंट्रोलर्स के एग्जांपल्स। अब हम बात करते हैं शंट कंट्रोलर्स के बारे में। शंट कंट्रोलर्स क्या होते हैं? शंट कंट्रोलर्स ऐसे कंट्रोलर्स होते हैं जो ट्रांसमिशन लाइन के साथ शंट में कनेक्टेड होते हैं, या यूँ कहें पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। पहला पॉइंट है इट इंजेक्ट करंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सिस्टम। शंट कंट्रोलर्स जिस पॉइंट पे कनेक्टेड होते हैं सिस्टम में उस पॉइंट पे करंट इंजेक्ट करने का काम करते हैं। शंट कंट्रोलर्स में भी वेरिएबल इम्पीडेंस, वेरिएबल सोर्सेस और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। शंट कंट्रोलर्स जो हैं ये वेरिएबल इम्पीडेंस हो सकते हैं, वेरिएबल सोर्सेस हो सकते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हो सकते हैं। बाय कंट्रोलिंग करंट वी कैन कंट्रोल एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। यदि हम इसमें करंट को कंट्रोल कर ले तो जो सिस्टम में एक्टिव और रिएक्टिव पावर को सप्लाई करने का काम है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। चौथे पॉइंट में हमने शंट कंट्रोलर का फिगर ड्रॉ किया है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन के साथ जो कंट्रोलर है वो शंट में कनेक्टेड है, इसलिए इस कंट्रोलर को बोलते हैं शंट कंट्रोलर। और ये जो शंट कंट्रोलर है ये ट्रांसमिशन लाइन में या जो सिस्टम है उसमें करंट इंजेक्ट करने का काम करता है। और यदि हम इस करंट को कंट्रोल कर लें तो हम एक्टिव और रिएक्टिव पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो शंट कंट्रोलर है ये वेरिएबल इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस या इनका कॉम्बिनेशन होता है। तो बेसिकली शंट कंट्रोलर्स सिस्टम में शंट में कनेक्टेड होते हैं और ये शंट में ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे करंट इंजेक्ट करने का काम करते हैं। और यदि हम इस करंट को कंट्रोल कर ले तो हम एक्टिव और रिएक्टिव पावर के सप्लाई को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और फोर्थ और चौथे पॉइंट में आप इसके फिगर को ड्रॉ कर देंगे कुछ इस प्रकार से।
और जो हम ट्रांसमिशन लाइन में या सिस्टम में जो हम करंट इंजेक्ट कर रहे हैं, यदि वह करंट जो सिस्टम वोल्टेज है उसके साथ 90 डिग्री फेज एंगल पे है, तो जो हमारा कंट्रोलर है वो या तो रिएक्टिव पावर एब्जॉर्व करने का काम करेगा या रिएक्टिव पावर को डिलीवर करने का काम करेगा। और यदि वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो जो हमारा कंट्रोलर है वो सिर्फ एक्टिव पावर सप्लाई करने का काम करेगा। और यदि 90 और 0 डिग्री के अलावा कोई एंगल है वोल्टेज और करंट के बीच का, तो जो हमारा कंट्रोलर है इट विल हैंडल बोथ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। तो इस केस में जो कंट्रोलर है वो दोनों एक्टिव और रिएक्टिव पावर दोनों को हैंडल करने का काम करेगा। 5वें पॉइंट में हम शंट कंट्रोलर के एग्जाम्पल को भी लिख सकते हैं। शंट कंट्रोलर के एग्जाम्पल्स हैं स्टैटकॉम, एसवीसी एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप के कंट्रोलर की, कंबाइंड सीरीज कंट्रोलर्स। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेपरेट सीरीज कंट्रोलर्स। ये जो कंबाइंड सीरीज कंट्रोलर है, ये दो सेपरेट सीरीज कंट्रोलर्स का कॉम्बिनेशन होता है। इट प्रोवाइड इंडिपेंडेंट रिएक्टिव पावर कंपनसेशन। यहाँ पर हमने कंबाइंड सीरीज कंट्रोलर का फिगर ड्रॉ किया है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि दो ट्रांसमिशन लाइन है और दोनों ट्रांसमिशन लाइन में एक एक सीरीज कंट्रोलर्स कनेक्टेड है। और ये सीरीज कंट्रोलर जो है आपस में डीसी लिंक के माध्यम से कनेक्टेड है। यहाँ पर जो ट्रांसमिशन लाइन 1 का कंट्रोलर है वो ट्रांसमिशन लाइन 1 में रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करने का काम करेगा और वो भी इंडिपेंडेंटली करेगा। सपोज कि ट्रांसमिशन लाइन 1 में रिएक्टिव पावर की कमी हो गई, तो जो कंट्रोलर है वो एक कैपेसिटर की तरह काम करेगा और वो सिस्टम को रिएक्टिव पावर डिलीवर करने का काम करेगा इस केस में। और सपोज कि रिएक्टिव पावर सिस्टम में ज़्यादा हो गया, तो जो कंट्रोलर है वो रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्व करेगा, एज ए रिएक्टर की तरह काम करेगा। और इसी प्रकार जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन 2 में कंट्रोलर है वो भी इसी तरह से इंडिपेंडेंटली रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करने का काम करेगा। और ट्रांसमिशन लाइन 1 और 2 का जो कंट्रोलर है वो आपस में डीसी लिंक से कनेक्टेड है। और ये डीसी लिंक क्या करता है, ये डीसी लिंक एक्टिव पावर को ट्रांसमिशन लाइन के बीच में एक्सचेंज करने का काम करता है। मान लीजिए दो पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन है और एक ट्रांसमिशन लाइन में एक्टिव पावर कमी हो गई, तो हम इन कंट्रोलर्स की मदद से दूसरा जो ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें अधिक एक्टिव पावर है उसको हम दूसरे ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिट कर सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं इस डीसी लिंक के माध्यम से। तो हम इस डीसी लिंक के माध्यम से एक ट्रांसमिशन लाइन से दूसरे ट्रांसमिशन लाइन में एक्टिव पावर को एक्सचेंज कर सकते हैं। एंड इट इज कंट्रोल्ड इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर इन अ मल्टी लाइन ट्रांसमिशन सिस्टम। और मल्टी लाइन ट्रांसमिशन सिस्टम में इस प्रकार के कोऑर्डिनेशन से हम सिस्टम के जो पैरामीटर्स हैं जैसे वोल्टेज, इम्पीडेंस, फेज एंगल, इनको कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ फोर्थ कंट्रोलर इज सीरीज शंट कंट्रोलर। It could be combination of separate series and shunt controllers which are controlled in a coordinated manner. जो सीरीज शंट कंट्रोलर होता है या सेपरेट सीरीज और शंट कंट्रोलर्स का कॉम्बिनेशन से बना होता है और इसको एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में कंट्रोल किया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूपीएफसी। इसको यूपीएफसी भी कहते हैं। यूपीएफसी यानी यूनिफाइड पावर फ्लो कंट्रोलर means which can control all the parameters to acquire complete control over power flow in the transmission line. सीरीज शंट कंट्रोलर या यूँ कहे यूपीएफसी से हम सिस्टम के जो सभी पैरामीटर्स हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके जो सभी पैरामीटर्स हैं जैसे वोल्टेज, इम्पीडेंस, फेज एंगल, इनको कंट्रोल कर सकते हैं। इट कैन प्रोवाइड इफेक्टिव करंट और पावर फ्लो कंट्रोल अलॉन्ग विद वोल्टेज कंट्रोल। फोर्थ पॉइंट में हमने सीरीज शंट कंट्रोलर का डायग्राम ड्रॉ किया है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक कंट्रोलर ट्रांसमिशन लाइन के साथ सीरीज में कनेक्टेड है और जो दूसरा कंट्रोलर है वो एक शंट कंट्रोलर है और ये कंट्रोलर ट्रांसमिशन लाइन के साथ शंट में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है।
और जैसे अभी हमने सीरीज और शंट कंट्रोलर्स के बारे में पढ़ा कि जो सीरीज कंट्रोलर होता है वो लाइन में वोल्टेज इंजेक्ट करने काम करता है और जो शंट कंट्रोलर होता है वो लाइन में करंट इंजेक्ट करने काम करता है। तो इस फिगर में जो सीरीज कंट्रोलर है वो ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज इंजेक्ट करने काम करेगा और जो शंट कंट्रोलर है वो ट्रांसमिशन लाइन में करंट इंजेक्ट करने काम करेगा। तो इन दोनों कंट्रोलर्स की मदद से हम वोल्टेज और करंट पर कंट्रोल कर सकते हैं और इसलिए कंबाइंड सीरीज शंट कंट्रोलर कंबाइंड सीरीज कंट्रोलर या अदर कंट्रोलर्स की अपेक्षा काफ़ी अच्छा होता है। वी कैन इंडिपेंडेंटली कंट्रोल एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर और हम इस कंट्रोलर की मदद से सिस्टम के एक्टिव और रिएक्टिव पावर को इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्ट कंट्रोलर्स? व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फैक्ट कंट्रोलर्स? पहले बात करते हैं फैक्ट कंट्रोलर्स। फैक्ट कंट्रोलर is a power electronic based system and other static equipment that provide control of one or more AC transmission system parameters. फैक्ट कंट्रोलर्स एक पावर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम और अदर स्टैटिक इक्विपमेंट होते हैं जिनकी मदद से ट्रांसमिशन सिस्टम के एक या एक से अधिक पैरामीटर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। या यूँ कहें कि ये जो फैक्ट कंट्रोलर्स होते हैं ये एक या एक से अधिक ट्रांसमिशन सिस्टम के जो पैरामीटर्स होते हैं उन पर हमें कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं फैक्ट कंट्रोलर्स के एडवांटेजेस के बारे में। पहला पॉइंट है इट एनहांसेस कंट्रोलेबिलिटी। पहले हम बात करें जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का आविष्कार नहीं हुआ था या यूँ कहें कि थायरिस्टर का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस समय एक्टिव या रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करने के लिए कैपेसिटर या इंडक्टर को ट्रांसमिशन सिस्टम से कनेक्ट या डिसकनेक्ट करना पड़ता था। तो ये जो प्रोसेस था ये स्लो प्रोसेस था और ये मैनुअल था और इसकी वजह से सिस्टम में स्विचिंग ट्रांजिएंट्स भी प्रोड्यूस हो जाते थे। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ये जो फैक्ट डिवाइसेस हैं इनको इंट्रोड्यूस किया गया और ये जो फैक्ट डिवाइसेस हैं ये पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर बेस्ड होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं और ये सिस्टम से कनेक्टेड रहते हैं। और इन फैक्ट डिवाइसेस की मदद से हम सिस्टम के बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं जैसे वोल्टेज, इम्पीडेंस, फेज एंगल या अदर पैरामीटर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फैक्ट कंट्रोलर्स सिस्टम के कंट्रोलेबिलिटी को एनहांस करने काम करते हैं। इट इंक्रीजेस पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ द नेटवर्क। फैक्ट कंट्रोलर की वजह से जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी होती है सिस्टम की वो इंक्रीज हो जाती है और जो सिस्टम की स्टेबिलिटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। इट इंक्रीजेस रिलायबिलिटी ऑफ एसी ग्रिड्स। इसकी वजह से जो एसी ग्रिड्स होते हैं उनकी रिलायबिलिटी और भी इंक्रीज हो जाती है एंड रिड्यूसेस पावर डिलीवरी कॉस्ट और जो पावर डिलीवरी कॉस्ट होता है वो भी कम हो जाता है। जो हम सिस्टम में एक्टिव या रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करने काम करते हैं इसकी मदद से हम चाहते हैं कि जो सिस्टम का जो पावर फैक्टर है वो लगभग यूनिटी की तरफ जाए और जिससे लॉसेस सिस्टम में काफ़ी कम हो। इट इम्प्रूव्स ट्रांसमिशन क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन बाय सप्लाइंग इंडक्टिव एंड रिएक्टिव पावर टू ग्रिड। इस प्रकार से इंडक्टिव और रिएक्टिव पावर ग्रिड को सप्लाई करके जो ट्रांसमिशन की क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव करने का काम करता है और जो पावर ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी होती है उसको इम्प्रूव करने का काम करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो फायर कंट्रोलर होते हैं वो सिस्टम की कंट्रोलेबिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, वो पावर ट्रांसमिशन की कैपेबिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं और सिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं और जिसकी वजह से सिस्टम में जो कॉस्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। ये ट्रांसमिशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी को भी बढ़ाने का काम करते हैं। तो कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन होता है फैक्ट कंट्रोलर्स का। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फैक्ट कंट्रोलर्स। Facts consist of combination of traditional power system components such as transformers, reactors, capacitors, switches, which makes it very costly.
फैक्ट्स में बहुत सारे ट्रेडिशनल पावर सिस्टम कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर हो गया, रिएक्टर्स, कैपेसिटर्स हो गया, स्विचेस हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फैक्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं, और यह एक डिसएडवांटेज है फैक्ट कंट्रोलर का। अब अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टैटकॉम और एसएससी, ऑल्सो ड्रॉ इट्स इक्विवेलेंट सर्किट। इस प्रश्न में हमें डिस्कस करना है कि स्टैटकॉम किस प्रिंसिपल पर ऑपरेट करता है और उसका जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है उसको ड्रॉ करना है। तो चलिए अब हम स्टैटकॉम के बारे में डिस्कस करते हैं। द स्टैटकॉम इज अ शंट कनेक्टेड रिएक्टिव पावर कंपनसेशन डिवाइस। तो जो स्टैटकॉम होता है वो एक शंट कनेक्टेड रिएक्टिव पावर कंपनसेशन डिवाइस होता है, यानी कि स्टैटकॉम जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसके साथ शंट में कनेक्टेड होता है, या यूँ कहें पैरेलल में कनेक्टेड होता है, और ये रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करने का काम करता है। दैट इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग एंड एब्जॉर्बिंग रिएक्टिव पावर एंड आउटपुट कैन बी वेरीड टू कंट्रोल स्पेसिफिक पैरामीटर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। तो जो स्टैटकॉम है वो ट्रांसमिशन सिस्टम में रिएक्टिव पावर कंपनसेट कैसे करता है। तो सपोज यदि सिस्टम में रिएक्टिव पावर ज़्यादा हो गया तो जो स्टैटकॉम है ये रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और सपोज सिस्टम में रिएक्टिव पावर कम हो गया तो स्टैटकॉम रिएक्टिव पावर जनरेट करेगा और उसको सिस्टम में इंजेक्ट करेगा। तो कुछ इस प्रकार से स्टैटकॉम जो है रिएक्टिव पावर को सिस्टम में कंपनसेट करने का काम करता है। कंपनसेट का मतलब है कि क्षतिपूर्ति करता है। यदि रिएक्टिव पावर ज़्यादा हो गया तो उसको एब्जॉर्ब करके एक लिमिट में लाएगा, और यदि रिएक्टिव पावर कम हो गया तो उसको जनरेट करेगा रिएक्टिव पावर और सिस्टम में इंजेक्ट करके उसको रेटेड वैल्यू तक लाएगा, ताकि सिस्टम में जो पावर फैक्टर है वो सही रहे और स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। एंड आउटपुट कैन बी वेरीड टू कंट्रोल स्पेसिफिक पैरामीटर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। और जो स्टैटकॉम का आउटपुट होता है उसको वेरी किया जा सकता है या उसको चेंज किया जा सकता है। अब उसको चेंज क्यों करेंगे? अब उसको चेंज इसलिए करते हैं ताकि जो सिस्टम के पैरामीटर्स हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। Now second point is, it is in general a solid state switching converter capable of generating or absorbing independently controllable real and reactive power at its output terminal when it is fed from an energy source or energy storage device at its input side. जनरली जो स्टैटकॉम होता है वो एक सॉलिड स्टेट स्विचिंग कन्वर्टर होता है, और जब स्टैटकॉम के इनपुट साइड पे कोई एनर्जी सोर्स कनेक्ट किया जाता है तो स्टैटकॉम कंट्रोलेबल रियल एंड रिएक्टिव पावर जनरेट भी कर सकता है और उसको एब्जॉर्ब भी कर सकता है। थर्ड पॉइंट, स्टैटकॉम इज अ शंट कंपनसेशन डिवाइस प्रोवाइडेड बोथ रिएक्टिव एंड रियल पावर कंपनसेशन। स्टैटकॉम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक कंपनसेटर। स्टैटकॉम एक शंट कंपनसेशन डिवाइस है। ये शंट में कनेक्टेड होता है और रिएक्टिव पावर या रियल पावर को कंपनसेट करने का काम करता है, इसलिए स्टैटकॉम एक शंट कंपनसेशन डिवाइस है और रियल और रिएक्टिव पावर दोनों को कंपनसेट कर सकता है। तो ये तीनों पॉइंट्स लगभग सिमिलर हैं। तो इनमें से आप जो पॉइंट्स आपको अच्छा लगे उसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं। इट जनरेट्स थ्री फेज साइनोसोडल वोल्टेजेस एट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एट कंट्रोलेबल एम्पलीट्यूड एंड फेज एंगल। तो जब हम स्टैटकॉम को एनर्जी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो जो हमारे स्टैटकॉम है ये थ्री फेज साइनोसोडल वोल्टेजेस जनरेट करने का काम करता है, और ये जो थ्री फेज वोल्टेजेस जनरेट करता है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे होती है, और इनका जो एम्पलीट्यूड होता है और फेज एंगल होता है इसको कंट्रोल किया जा सकता है, और इसको कंट्रोल करके ही हम जो सिस्टम के पैरामीटर्स हैं उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं या सिस्टम में कंपनसेशन काम करते हैं। अ सिंगल लाइन स्टैटकॉम पावर सर्किट इज शोन इन फिगर। VSC is connected to a utility bus through magnetic coupling। तो वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर को मैग्नेटिक कपलिंग के थ्रू
यूटिलिटी बस से कनेक्टेड किया गया है। A STATCOM is seen as an adjustable voltage source behind a reactance, meaning that capacitors, bank, and shunt reactors are not needed for reactive power generation and absorption, thereby giving a STATCOM a compact design or small footprint as well as low noise and low magnetic impact. तो जो यहाँ पर STATCOM है वो रिएक्टेंस के पीछे लगा हुआ है और वो एक एडजस्टेबल वोल्टेज सोर्स की तरह है, मतलब कि जिसके हम वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को और फेज एंगल को वेरी कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। मीनिंग दैट कैपेसिटर बैंक्स एंड शंट रिएक्टर्स आर नॉट नीडेड फॉर रिएक्टिव पावर जनरेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जैसे कि हम स्टैटकॉम की मदद से ही रिएक्टिव पावर को जनरेट भी कर सकते हैं और एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, इसलिए हमें रिएक्टिव पावर को जनरेट या एब्जॉर्ब करने के लिए अलग से कैपेसिटर बैंक्स और शंट रिएक्टर्स को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो काम है वो स्टैटकॉम से ही बढ़िया से चल जाएगा। thereby giving a STATCOM a compact design or small footprint as well as low noise and low magnetic impact. The exchange of reactive power between the converter and AC system can be controlled by varying the amplitude at the three-phase output voltage Vs of the converter. हम थ्री फेज आउटपुट वोल्टेज Vs जो है उसके एम्पलीट्यूड और फेज एंगल को वेरी करके जो कन्वर्टर और AC सिस्टम के बीच में रिएक्टिव पावर का एक्सचेंज है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिजाइन एंड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ स्टैटकॉम के बारे में। यहाँ पर जो पहला डायग्राम है ये स्टैटकॉम का डिजाइन है और जो दूसरा डायग्राम है ये स्टैटकॉम का इक्विवेलेंट सर्किट है। बात करें स्टैटकॉम के डिजाइन की तो इसमें जो मुख्य कंपोनेंट्स हैं जैसे डीसी एनर्जी सोर्स, वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर, मैग्नेटिक कपलिंग, ये सभी मेन कंपोनेंट्स हैं स्टैटकॉम डिजाइन के। जो वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर है इसके इनपुट साइड पे डीसी एनर्जी सोर्स को कनेक्ट किया गया है और जो वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर का जो आउटपुट है वो है ई स्टैटकॉम, जिसे ES से रिप्रेजेंट किया गया है। यह है स्टैटकॉम का आउटपुट वोल्टेज। और जो वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर है ये मैग्नेटिक कपलिंग के थ्रू यूटिलिटी सिस्टम से कनेक्टेड है और यूटिलिटी सिस्टम का जो वोल्टेज है ET से रिप्रेजेंट किया गया है। अब बात करें स्टैटकॉम के इक्विवेलेंट सर्किट की तो जो आउटपुट है ई स्टैटकॉम उसको रिप्रेजेंट किया गया है और ये ई स्टैटकॉम ES जो वोल्टेज है ये रिएक्टेंस के थ्रू यूटिलिटी सिस्टम से कनेक्टेड है। अब बात करें स्टैटकॉम वर्क कैसे करता है तो जब वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर से डीसी एनर्जी सोर्स को कनेक्ट किया जाता है तो वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर डीसी एनर्जी को थ्री फेज साइनोसोइडल एसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है जिसे ES से रिप्रेजेंट किया गया है। और हम ES का जो मैग्नीट्यूड है और उसका फेज एंगल है उसको हम चेंज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम सिस्टम से रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं या रिएक्टिव पावर को जनरेट करके सिस्टम में इंजेक्ट भी कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो स्टैटकॉम है वर्क करता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टैटकॉम के बारे में। पहला हम रिएक्टिव पावर के लिए डिस्कस करेंगे और दूसरा जो है एक्टिव पावर के लिए डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं रिएक्टिव पावर के लिए। केस 1 व्हेन ES इज ग्रेटर देन ET। जब स्टैटकॉम का वोल्टेज यूटिलिटी वोल्टेज से या AC सिस्टम के वोल्टेज से ज़्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा। तो जब स्टैटकॉम का वोल्टेज यूटिलिटी वोल्टेज से ज़्यादा होगा तो जैसे हमें पता है कि जो करंट है हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करता है, तो जो करंट है इसमें कन्वर्टर से यूटिलिटी सिस्टम की तरफ फ्लो करेगा और जो हमारा कन्वर्टर है वो रिएक्टिव पावर को जनरेट करेगा। अब केस 2 की बात करें व्हेन ES इज लेस देन ET। जब स्टैटकॉम को वोल्टेज यूटिलिटी वोल्टेज से कम होगा तो उस केस में क्या होगा। तो जब स्टैटकॉम को वोल्टेज यूटिलिटी वोल्टेज से कम होगा
तो उस केस में जो करंट है वो यूटिलिटी वोल्टेज से या यूटिलिटी सिस्टम से कन्वर्टर की तरफ फ्लो करेगा। तो इस सर्किट डायग्राम में हमने वो शो किया है कि जो करंट IQ है ये AC सिस्टम से या यूटिलिटी सिस्टम से कन्वर्टर की तरफ फ्लो कर रहा है। करंट फ्लोज थ्रू रिएक्टेंस फ्रॉम AC सिस्टम टू द कन्वर्टर एंड कन्वर्टर एब्जॉर्ब्स रिएक्टिव पावर फ्रॉम द AC सिस्टम। तो इस केस में क्या है कि जो AC सिस्टम है वहाँ से करंट जो है कन्वर्टर की तरफ फ्लो करता है और जो हमारा कन्वर्टर है वो रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो हमने केस 2 के बारे में डिस्कस कर लिया व्हेन ES इज लेस देन ET। अब बात करते हैं केस 3 के बारे में। केस 3 है व्हेन ES इज इक्वल टू ET। जब ES ET के बराबर होगा तो इस केस में क्या होगा कि ES और ET के बीच में कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा, यानी कि कन्वर्टर और AC सिस्टम के बीच में कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा। और यहीं हमने लिखा है रिएक्टिव पावर एक्सचेंज बिकम जीरो इन विच केस द स्टेट कॉम इज सेड टू बी इन फ्लोटिंग स्टेट। तो इस केस में जो रिएक्टिव पावर एक्सचेंज है कन्वर्टर और AC सिस्टम के बीच में वो जीरो हो जाता है और इस केस में हम कहते हैं कि जो स्टेट कॉम है ये फ्लोटिंग स्टेट में है। एडजस्टिंग द फेज शिफ्ट बिटवीन द कन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज एंड द AC सिस्टम वोल्टेज can similarly control real power exchange between the converter and the AC system। तो यदि हम कन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज और AC सिस्टम वोल्टेज के बीच में फेज शिफ्ट को हम कंट्रोल कर लें या एडजस्ट कर लें तो हम इस प्रकार से रियल पावर को एक्सचेंज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब अब हम बात करते हैं फॉर रियल पावर के लिए बात करने वाले हैं। केस 1 देखेंगे व्हेन ES लीड्स ET। जब ES ET से लीड करता है तो उस केस में क्या होता है द कन्वर्टर कैन सप्लाई रियल पावर टू AC सिस्टम from its DC energy storage if the converter output voltage is made to lead the AC system voltage। जब ES ET से लीड करता है तो इस केस में कन्वर्टर जो है वो रियल पावर सप्लाई करता है AC सिस्टम को। तो हमें इस बात को याद रखना है कि जब ES ET से लीड करेगा तो कन्वर्टर रियल पावर AC सिस्टम को सप्लाई करेगा और ये जनरेट कैसे करेगा, जो इसके इनपुट साइड पे DC एनर्जी सोर्स कन्वर्टर कनेक्टेड है उसी की सहायता से जनरेट करेगा और AC सिस्टम को सप्लाई करेगा। अब बात करते हैं केस 2 की व्हेन ES लैग ET। जब ES ET से लैग करता है मतलब स्टैटकॉम का वोल्टेज यूटिलिटी वोल्टेज से जब लैग करेगा तो उस केस में क्या होगा इट कैन अब्जॉर्ब रियल पावर फ्रॉम AC सिस्टम फॉर द DC सिस्टम इफ इट्स वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द AC सिस्टम वोल्टेज। तो जब ES ET से लैग करेगा तो इस केस में जो कन्वर्टर है वो AC सिस्टम से रियल पावर को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। अब हम बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ स्टैटकॉम के बारे में। पहला है वोल्टेज फ्लिकर कंट्रोल। जो स्टैटकॉम है वो वोल्टेज जो फ्लिकरिंग होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरा है इम्प्रूव्स ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। तो जो स्टैटकॉम है ये ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने का काम करता है। अब तीसरा क्या फंक्शन है स्टैटकॉम का पावर ऑसिलेशन डैम्पिंग इन ट्रांसमिशन लाइन। जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें जो पावर ऑसिलेशंस होता है उसको डैम्प करने का काम करता है। चौथा है कंट्रोल ऑफ रियल एंड रिएक्टिव पावर इन कनेक्टेड लाइन्स। तो जिन लाइन्स में कनेक्टेड होता है उसमें रियल और रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये 4 मेन फंक्शंस हैं स्टैटकॉम के। अब हम बात करने वाले हैं स्टैटकॉम के VI कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे हमने करंट को रिप्रेजेंट किया है और जो वाई एक्सिस है इस पर हमने यूटिलिटी के वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया है। लेफ्ट साइड में हमने कैपेसिटिव करंट को रिप्रेजेंट किया है और राइट साइड में हमने इंडक्टिव करंट को रिप्रेजेंट किया है। जब स्टैटकॉम का वोल्टेज यूटिलिटी के वोल्टेज से ज़्यादा होता है तो इस केस में कैपेसिटिव करंट स्टैटकॉम से या वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर से यूटिलिटी सिस्टम की तरफ या ऐसे सिस्टम की तरफ फ्लो करता है। तो जैसे हमें पता है कि जब
स्टैटकॉम को वोल्टेज यूटिलिटी के वोल्टेज से ज़्यादा होता है, तो जो हमारा स्टैटकॉम है ये रिएक्टिव पावर को जनरेट करता है और एसी सिस्टम में डिलीवर करने का काम करता है। तो इस केस में क्या होता है कि जो कैपेसिटिव करंट है वो लीनियरली इंक्रीज करता है और कुछ टाइम के बाद वो आईसी मैक्स यानी मैक्सिमम कैपेसिटिव करंट तक पहुंचकर रुक जाता है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा यूटिलिटी वोल्टेज है वो इंक्रीज करता है। यूटिलिटी वोल्टेज क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि जो रिएक्टिव पावर डिलीवर हुआ है एसी सिस्टम में स्टैटकॉम के द्वारा, उसकी वजह से यूटिलिटी का वोल्टेज जो है इंक्रीज करता है। और ये धीरे धीरे जब यूटिलिटी का वोल्टेज स्टैटकॉम के वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है तो जो हमारा कन्वर्टर है स्टैटकॉम है ये रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करने का काम करने लगता है। इस केस में क्या होता है कि कैपेसिटिव करंट डिक्रीज करते करते जीरो तक पहुंच जाता है और फिर इसके बाद रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज करने लगता है एज ए इंडक्टिव करंट की तरह। तो जो इंडक्टिव करंट है वो धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए IL मैक्स यानी मैक्सिमम इंडक्टिव करंट तक पहुंचता है। तो इस प्रकार से हमने कैपेसिटिव और इंडक्टिव रीजन दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया। कैपेसिटिव रीजन में Vs इज ग्रेटर देन Vt और इंडक्टिव रीजन में Vt इज ग्रेटर देन Vs। तो कैपेसिटिव रीजन में जो हमारा स्टैटकॉम है वो रिएक्टिव पावर जनरेट करके सिस्टम में फीड करने का काम करता है और इंडक्टिव रीजन में जो हमारा कन्वर्टर है स्टैटकॉम है वो रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो कुछ इस प्रकार से हमने स्टैटकॉम के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। स्टैटकॉम होता क्या है, स्टैटकॉम के प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के बारे में डिस्कस कर लिया, फंक्शंस ऑफ स्टैटकॉम के बारे में डिस्कस किया और स्टैटकॉम के VI कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया। तो एक बार मैं शॉर्ट में रिवाइज कर दे रहा हूँ। स्टैटकॉम एक शंट कनेक्टेड कंपनसेशन डिवाइस है। ये रियल और रिएक्टिव पावर दोनों को कंपनसेट कर सकता है। और स्टैटकॉम के प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो रिएक्टिव पावर के लिए व्हेन ES इज ग्रेटर देन ET, तो जो करंट है वो कन्वर्टर से AC सिस्टम की तरफ फ्लो करेगा। व्हेन ET इज ग्रेटर देन ES देन करंट विल फ्लो फ्रॉम AC सिस्टम टू द स्टैटकॉम। व्हेन ES इज इक्वल टू ET देन नो करंट विल फ्लो। फॉर एक्टिव पावर व्हेन ES लीड्स ET then STATCOM supply real power to the AC system. When ET leads ES, then STATCOM absorbs real power from AC system. STATCOM के फंक्शन की बात करें तो STATCOM वोल्टेज फ्लिकर को कंट्रोल करने का काम करता है। ये ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, पावर ऑसिलेशन को ट्रांसमिशन लाइन में डैम्प करने का काम करता है और रियल और रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करने का काम करता है। और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमने अभी आपको डिस्कस ही कर दिया। अब अगला प्रश्न है, डिस्कस द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डी स्टैटकॉम, हाउ लोड कंपनसेशन कैन बी डन यूजिंग डी स्टैटकॉम, और एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिक कंपनसेटर यूज फॉर सैग मिटिगेशन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं डी स्टैटकॉम के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में और हम डी स्टैटकॉम का यूज लोड कंपनसेशन में कैसे कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, अथवा सैग मिटिगेशन के लिए डी स्टैटकॉम का यूज कैसे किया जाता है इसके बारे में। वर्किंग प्रिंसिपल विद वोल्टेज रेगुलेशन। The basic principle of this STATCOM installed in a power system is generation of controllable AC voltage source by a voltage source inverter connected to a DC capacitor या energy storage। पहले हम आपको डी स्टैटकॉम के बारे में ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा। डी स्टैटकॉम स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिक कंपनसेटर। डी स्टैटकॉम का यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। डी स्टैटकॉम एक शंट कनेक्टेड डिवाइस है जो कि वोल्टेज को रेगुलेट करता है। ये वोल्टेज को रेगुलेट ऐसे करता है कि जो रिएक्टिव पावर है उसको या तो जनरेट करके या रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्व करके वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम करता है। ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बस है उसमें शंट में कनेक्टेड होता है। और डी स्टैटकॉम या तो बस वोल्टेज को कंपनसेट करने का काम करता है या तो लाइन करंट को कंपनसेट करने का काम करता है। डी स्टैटकॉम में मुख्य रूप से
4 कंपोनेंट्स लगे होते हैं। एक डीसी कैपेसिटर लगा होता है और एक वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर, एक कंट्रोलर होता है, एक कपलिंग ट्रांसफार्मर। ये जो ट्रांसफार्मर है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि जो हमारा डिश स्टैटकॉम है यदि इसको हम डायरेक्टली हाई वोल्टेज लाइन से कनेक्ट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ये बर्न हो सकता है। इसलिए एक कपलिंग ट्रांसफार्मर के थ्रू इसको जो है कनेक्ट किया जाता है। अब हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं डिश स्टैटकॉम के बारे में। The basic principle of dish STATCOM installed in a power system is generation of controllable AC voltage source by a voltage source inverter connected to a DC capacitor या energy storage device. डिश STATCOM का बेसिक प्रिंसिपल है कंट्रोलेबल एसी वोल्टेज सोर्स को जनरेट करना। अब ये कैसे जनरेट करेगा कंट्रोलेबल एसी वोल्टेज सोर्स को? तो ये जो है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में जो डीसी कैपेसिटर लगा होता है या एनर्जी स्टोरेज डिवाइस लगा होता है उसकी मदद से जो हमारा डिश स्टैटकॉम है ये कंट्रोलेबल एसी वोल्टेज सोर्स को जनरेट करने का काम करता है। ये है इसका बेसिक प्रिंसिपल। द एसी वोल्टेज सोर्स इन जनरल अपीयर्स बिहाइंड द ट्रांसफार्मर लीकेज रिएक्टेंस। जो एसी वोल्टेज सोर्स है ये जनरली ट्रांसफार्मर का जो लीकेज रिएक्टेंस है उसके पीछे मौजूद होता है। द एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर ट्रांसफर between the power system and the dish STATCOM is caused by the voltage difference across this reactance. जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है लीकेज रिएक्टेंस के क्रॉस, उसकी वजह से पावर सिस्टम या यूँ कहे एसी सिस्टम और डिश STATCOM के बीच में एक्टिव और रिएक्टिव पावर का ट्रांसफर होता है। द डिश STATCOM is connected to the power networks where the voltage quality problem is a concern. तो जहाँ पर वोल्टेज क्वालिटी में इश्यूज होता है वहाँ पर डिश STATCOM को पावर नेटवर्क्स में या पावर सिस्टम में कनेक्ट किया जाता है। All required voltages and currents are measured and are fed into the controller to be compared with the commands. तो जो भी रिक्वायर्ड वोल्टेजेस हैं या करेंट्स हैं उनको पहले मेजर किया जाता है और उनको कंट्रोलर में फिट किया जाता है और वहाँ पर कमांड्स के साथ कंपेयर किया जाता है। द कंट्रोलर्स देन परफॉर्म feedback control and outputs a set of switching signal to the drive. The main semiconductor switches IGBT which are used at the distribution level. तो जो कंट्रोलर है वो फीडबैक कंट्रोल परफॉर्म करता है और स्विचिंग सिग्नल जो है जनरेट करता है, जिसकी मदद से जो स्विचेस हैं वो ड्राइव होते हैं। ऑफ द पावर कन्वर्टर अकॉर्डिंगली द ऐसे वोल्टेज कंट्रोल और वोल्टेज रेगुलेशन इज अचीव्ड बाय फायरिंग एंगल कंट्रोल। जो ऐसी वोल्टेज पे कंट्रोल है या वोल्टेज रेगुलेशन है इसको अचीव किया जाता है फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके। Ideally, the output voltage of the VSI is in phase with the bus voltage. आइडियली तौर पे बात करें जो आउटपुट वोल्टेज होता है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का वो बस वोल्टेज के साथ फेज में होता है। इन स्टेडी स्टेट द डीसी साइड कैपेसिटेंस इज मेंटेन्ड एट अ फिक्स्ड वोल्टेज एंड देयर इज नो रियल पावर एक्सचेंज एक्सेप्ट फॉर लॉसेस। ये जो फिगर है ये है डी स्टैटकॉम का फिगर। इसमें जो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है उसके इनपुट साइड पे एक डीसी कैपेसिटर या स्टोरेज डिवाइस जो है कनेक्ट किया गया है और जिसका वोल्टेज है वीडीसी। और ये जो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है इसको मैग्नेटिक कपलिंग के थ्रू या कपलिंग ट्रांसफार्मर के थ्रू एसी बस सिस्टम से या एसी सिस्टम से कनेक्ट किया गया है। ये कपलिंग ट्रांसफार्मर जिस पॉइंट पर कनेक्टेड है इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉमन कपलिंग। तो यदि जो वोल्टेज है पॉइंट ऑफ कॉमन कपलिंग यानी VPCC, यदि उसका वोल्टेज जो लाइन का रेटेड वोल्टेज है
उससे यदि ज़्यादा है तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारा डिस्टैटकॉम है रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, और यदि वीपीसीसी यानी वोल्टेज ऑफ पॉइंट ऑफ कॉमन कपलिंग का रेटेड वोल्टेज से कम है तो इस केस में डिस्टैटकॉम रिएक्टिव पावर को जनरेट करेगा और उसे एसी सिस्टम बस में जो है इंजेक्ट करने का काम करेगा। तो अब हम आपको इस डायग्राम के माध्यम से एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर से डीसी कैपेसिटर यानी डीसी एनर्जी स्टोरेज डिवाइस जो है कनेक्टेड है, और यहाँ पर कंट्रोलर भी लगा हुआ है। तो ये जो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है इस डीसी एनर्जी स्टोरेज डिवाइस की मदद से एसी वोल्टेज जनरेट करता है और उसको जो है सिस्टम में फीड करने का काम करता है। तो जितना वोल्टेज या करंट रिक्वायर होता है उसके अकॉर्डिंग जो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है इसमें स्विचिंग सर्किटरी लगी होती है, उसकी मदद से ये वोल्टेज से करंट्स को जनरेट करता है और उसको एसी सिस्टम जो है या बस जो है उसमें जो है डिलीवर करने का काम करता है। तो कुछ इस प्रकार से ये हमारा डिस्टैटकॉम एक्टिव या रिएक्टिव पावर को जनरेट करके अब्जॉर्व करके वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम करता है या वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम करता है। The D-STATCOM differs from other reactive power generating devices such as shunt capacitor, static VR compensators, etc. in the sense that the ability for energy storage is not a rigid necessity but is only required for system unbalance or harmonic absorption. जो D-STATCOM है ये अदर रिएक्टिव पावर जनरेटिंग डिवाइसेस से डिफर करता है, जैसे हो गया शंट कैपेसिटर या स्टैटिक वीआर कंपनसेटर से डिफर करता है। इस सेंस में डिफर करता है कि जो इसमें एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होती है वो कोई रिजिड नेसेसिटी नहीं होती है, जरूरी नहीं होता इसमें लगाना, लेकिन ये जो है ओनली रिक्वायर्ड होता है फॉर सिस्टम अनबैलेंस के लिए या हार्मोनिक एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। देयर आर टू कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स इम्प्लीमेंटेड इन द डिस्टैटकॉम। दो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको डिस्टैटकॉम में इम्प्लीमेंट किया गया है। One of the voltage regulation of the power system at the bus where the डिस्टैटकॉम is connected. डिस्टैटकॉम का जो एक उद्देश्य है वो है कि डिस्टैटकॉम जिस बस से पावर सिस्टम में कनेक्टेड होता है उसके एसी वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम करता है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू कंट्रोल डीसी वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इनसाइड द डिस्टैटकॉम। डिस्टैटकॉम के अंदर जो है डीसी वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस कंट्रोल करने का काम करता है। थर्ड वन इज टू मिटिगेट वोल्टेज सैग पावर क्वालिटी इश्यूज। और जो वोल्टेज सैग पावर क्वालिटी इश्यूज होती हैं उनको जो है मिटिगेट करने का काम करता है। अब हम बात करने वाले हैं कि डिस्टैटकॉम का यूज करके लोड को कैसे कंपनसेट किया जाता है या लोड कंपनसेशन कैसे किया जाता है। इन द लोड कंपनसेशन मोड की बात करें तो डिस्टैटकॉम इज कंट्रोल इन करंट मोड। डिस्टैटकॉम को करंट मोड में कंट्रोल किया जाता है। द कंट्रोल सिस्टम ऑफ डिस्टैटकॉम हैज़ टू जनरेट रिफरेंस करंट compensating harmonics, unbalance, and fundamental reactive components of non-linear load supply currents. The required rated power of load compensating depends upon reactive power, harmonic distortion, and power of compensated load. In general, distatcom is capable of compensating currents disturbance from harmonics to long duration effects, including active power transients. तो कुछ इस प्रकार से डिस्टैटकॉम का यूज करके जो सिस्टम में हार्मोनिक्स हैं या अदर प्रॉब्लम्स हैं उनको कंपनसेट करने का काम किया जाता है, और इस प्रकार से हम लोड को कंपनसेशन कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है डिफाइन कस्टम पावर डिवाइसेस, डिस्कस द लॉन्ग कंपनसेशन यूजिंग डिस्टैटकॉम। अब हमें कस्टम पावर डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करना है, उसको डिफाइन करना है, और लॉन्ग कंपनसेशन कैसे किया जाता है डिस्टैटकॉम का यूज करके उसके बारे में डिस्कस करना है। पहले बात करते हैं कस्टम पावर डिवाइसेस। कस्टम पावर डिवाइसेस यूज पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर्स टू प्रोवाइड रिलायबल एंड गुड क्वालिटी पावर फॉर कस्टमर्स।
तो जो कस्टम पावर डिवाइसेस होते हैं इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर्स का यूज़ किया जाता है ताकि रिलायबल और गुड क्वालिटी की पावर जो है कस्टमर को प्रोवाइड किया जा सके, उनको दिया जा सके। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कस्टम पावर डिवाइसेस में इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर्स का यूज करके जो कस्टमर्स हैं उनको रिलायबल और गुड क्वालिटी की जो पावर है वो देने का काम किया जाता है। Therefore, the CPD यानी custom power devices provides the necessary dynamic voltage restoration with hybrid active filters which leads to improvements in power quality by improving the voltage profile and by mitigating the harmonics in the supplies current। तो इसलिए जो है कस्टम पावर डिवाइसेस यानी CPD नेसेसरी डायनेमिक वोल्टेज रेस्टोरेशन प्रोवाइड करते हैं हाइब्रिड एक्टिव फिल्टर की मदद से विच लेट्स टू इम्प्रूवमेंट इन पावर क्वालिटी, जो पावर क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट्स की तरफ अग्रसर करता है। अब एक किस प्रकार से पावर क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होता है? बाय इम्प्रूविंग द वोल्टेज प्रोफाइल एंड मिटिगेटिंग द हार्मोनिक्स इन द सप्लाई करंट। जो वोल्टेज प्रोफाइल है उसको इम्प्रूव करके और जो हार्मोनिक्स है सप्लाई करंट में उसको मिटिगेट करके एक गुड पावर क्वालिटी जो है अचीव की जाती है इस CPD के माध्यम से। Figure below shows configuration of the CPD based on a dynamic voltage restoration. It consists of an energy storage device such as battery, an inverter, filters and interfacing transformers. तो ये पूरा एक डायग्राम है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सोर्स कनेक्टेड है और ये सोर्स से कनेक्टेड है इंजेक्शन ट्रांसफार्मर, और फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर फिल्टर कनेक्टेड है और वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर है, और उससे एक जो है बैटरी कनेक्टेड है, और यहाँ पर देखेंगे एक कंट्रोल सर्किट है, और राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर एक लोड कनेक्टेड है। तो कुछ इस प्रकार से इसका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये है हमारा CPD का कॉन्फ़िगरेशन पूरा। तो इस प्रकार हम डायग्राम बना सकते हैं। थ्रू कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ सप्लाई करंट एट द पॉइंट ऑफ कॉमन कपलिंग, अ वेरिएशन इन the level of harmonic, that is deviation from the sinusoidal, may be detected by monitoring the zero crossing, which triggers the DVR controller to supply the necessary amount of compensating reactive current। अब अगला प्रश्न है, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ SVC इन पावर सिस्टम नेटवर्क। इस प्रश्न में हमें डिस्कस करना है कि SVC का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है और SVC क्या होता है। SVC stands for static VR compensator। IEEE defines SVC as a shunt connected static VR generator or absorber whose output is adjusted to exchange capacitive or inductive current so as to maintain or control specific parameters of the electric power system। बात करें SVC यानी स्टैटिक वीआर कंपनसेटर की, तो स्टैटिक वीआर कंपनसेटर एक शंट कनेक्टेड स्टैटिक डिवाइस है जिसका काम है पावर सिस्टम में रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करना यूजिंग स्टैटिक स्विचेस जैसे थायरिस्टर। तो इन सभी स्विचेस का यूज करके जो स्टैटिक वीआर कंपनसेटर है ये पावर सिस्टम में रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करने का काम करता है। मान लीजिए रिएक्टिव पावर कम हो गया सिस्टम में तो ये जनरेट करेगा और उसको सिस्टम में इंजेक्ट करने का काम करेगा, और मान लीजिए कि रिएक्टिव पावर सिस्टम में ज़्यादा हो गया तो एज अ रिएक्टर काम करेगा और जो सिस्टम से ज़्यादा रिएक्टिव पावर है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो इस प्रकार से सिस्टम का जो वोल्टेज है उसको मैनेज करने का काम करता है। जो हमने बताया यही पॉइंट्स हमने लिखा है, अब हम इसको पढ़कर समझाने का प्रयास करते हैं आपको। SVC स्टैंड्स फॉर स्टैटिक वीआर कंपनसेटर। SVC यानी स्टैटिक वीआर कंपनसेटर होता है, और SVC एक शंट कनेक्टेड स्टैटिक वीआर जनरेटर है या ऑब्जर्वर है। तो जो SVC है शंट में कनेक्ट किया जाता है और ये स्टैटिक डिवाइस है, और ये वीआर को या रिएक्टिव पावर को जनरेट करने का काम करता है या ऑब्जर्व करने का काम करता है। और जो इस डिवाइस का जो आउटपुट है उसको जो है एडजस्ट किया जा सकता है। जैसे इंडक्टिव या रिएक्टिव करंट को एक्सचेंज करना है तो उसके लिए इसके आउटपुट को एडजस्ट कर सकते हैं
ऐसा इसलिए हम करते हैं ताकि जो पावर सिस्टम में ताकि जो पावर सिस्टम के कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सके या मेंटेन किया जा सके। तो इसलिए जो आउटपुट होता है स्टैटिक वीआर कंपनसेटर का, उसको हम एडजस्ट करने का काम करते हैं। दे कंप्राइज ऑफ स्विच्ड और फिक्स्ड कैपेसिटर बैंक्स एंड स्विच्ड रिएक्टर बैंक इन पैरेलल। तो जो एसवीसी होता है ये स्विच्ड और फिक्स्ड कैपेसिटर बैंक और स्विच्ड रिएक्टर बैंक से मिलकर बने होते हैं और ये सभी आपस में पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। दे ड्रॉ रिएक्टिव पावर फ्रॉम द लाइन देयर बाय रेगुलेटिंग वोल्टेज, improve stability, control over voltage and reduce voltage trigger। तो एसवीसी जो है ट्रांसमिशन लाइन से या जो सिस्टम है उससे रिएक्टिव पावर को ड्रा भी कर सकते हैं और उसको डिलीवर भी कर सकते हैं। तो ये उसके द्वारा वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम करते हैं और सिस्टम की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने का काम करते हैं, ओवर वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं और वोल्टेज फ्लिकर को रिड्यूस करने का काम करते हैं। अब हम आपको इस डायग्राम के माध्यम से बताने वाले हैं कि एसवीसी कैसे वर्क करता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक ट्रांसमिशन लाइन है और ट्रांसमिशन लाइन के लेफ्ट साइड में सेंडिंग एंड वोल्टेज है और राइट साइड में रिसीविंग वोल्टेज है और कैपेसिटर बैंक्स और रिएक्टर बैंक्स जो हैं इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्टेड है और जो कंट्रोलर है ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के थ्रू ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्टेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा कैपेसिटर बैंक है इसमें जो कैपेसिटर है ये दो एंटी पैरेलल थायरिस्टर से कनेक्टेड है और फिर ये ट्रांसफार्मर के थ्रू ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर है इसे थायरिस्टर स्विच कैपेसिटर कहते हैं और ये सभी कैपेसिटर आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। और यहाँ पर रिएक्टर बैंक की बात करें तो यहाँ पर जो रिएक्टर है ये दो एंटी पैरेलल थायरिस्टर के थ्रू स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्टेड है और इस रिएक्टर को थायरिस्टर कंट्रोल रिएक्टर कहते हैं क्योंकि ये सभी जो कैपेसिटर हैं और रिएक्टर है ये थायरिस्टर के थ्रू कनेक्टेड हैं, इसलिए जो कैपेसिटर है उसे थायरिस्टर स्विच कैपेसिटर और जो रिएक्टर है उसे थायरिस्टर कंट्रोल रिएक्टर कहते हैं क्योंकि ये थायरिस्टर के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है। यहाँ पर जो कैपेसिटर बैंक और रिएक्टर बैंक्स हैं ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू पावर सिस्टम से कनेक्टेड है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो पावर सिस्टम होता है ट्रांसमिशन लाइन है उसका वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और यदि डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे तो इसकी वजह से बर्न भी हो सकते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं, तो इसलिए इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। अब बात करें कि एसबीसी ऑपरेट कैसे करता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंट्रोलर है ये वी रिफरेंस ऑक्सिलरी इनपुट और पैरामीटर सेटिंग के आधार पे ये जो ट्रांसमिशन लाइन है पावर सिस्टम है उसके वोल्टेज को सेंस करने का काम करता है और सेंस करने के बाद यदि कंट्रोलर को पता चलता है कि जो पावर सिस्टम है या ट्रांसमिशन लाइन है उसका जो वोल्टेज है काफ़ी ज़्यादा है तो ये रिएक्टर बैंक को ट्रिगरिंग सिग्नल भेजता है और रिएक्टर बैंक जो है वर्क करना चालू कर देता है और ये जो ज़्यादा वोल्टेज है या रिएक्टिव पावर सिस्टम में ज़्यादा है तो उसको एब्जॉर्व करने का काम करता है। और सपोज सिस्टम में रिएक्टिव पावर कम हो गई या वोल्टेज कम हो गया तो जो कंट्रोलर है ये कैपेसिटर बैंक को ट्रिगरिंग सिग्नल भेजेगा और कैपेसिटर बैंक जो है वो ट्रिगर हो जाएगा या टर्न ऑन हो जाएगा और सर्किट में कनेक्ट हो जाएगा और ये जो सिस्टम है उसको रिएक्टिव पावर डिलीवर करने का काम करेगा। अब हम दो कंडीशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला है ड्यूरिंग नो लोड और लाइट लोड और दूसरा है ड्यूरिंग पीक लोड कंडीशन। तो इन दो कंडीशंस में जो हमारा एसबीसी है वो कैसे वर्क करता है इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ड्यूरिंग नो लोड। ड्यूरिंग नो लोड और लाइट लोड कंडीशन में क्या होता है कि जो सिस्टम का लाइन कैपेसिटेंस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और सिस्टम में जब लाइन कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से सिस्टम में रिएक्टिव एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब जब रिएक्टिव पावर सिस्टम में ज़्यादा हो गया तो जो सिस्टम का वोल्टेज है वो काफ़ी इंक्रीज कर जाता है। तो सिस्टम के वोल्टेज को लिमिट में रखने के लिए जो ये हमारा कंट्रोलर है ये रिएक्टर बैंक को या थायरिस्टर कंट्रोल रिएक्टर को ट्रिगरिंग सिग्नल भेजता है और जो थायरिस्टर कंट्रोल रिएक्टर है ये सर्किट में वर्क करने लगता है और जो सिस्टम में ज़्यादा रिएक्टिव एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्व करने का काम करता है। अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की ड्यूरिंग पीक लोड कंडीशन। जैसे हमें पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये इंडक्टिव नेचर में होता है क्योंकि इसमें जो ज़्यादा लोड्स होते हैं वो इंडक्टिव होते हैं, तो जो पूरा हमारा सिस्टम है ये इंडक्टिव नेचर होता है। तो पीक लोड कंडीशन के दौरान जो सिस्टम है उसमें रिएक्टिव पावर की कमी हो जाती है
तो जो कंट्रोलर है वो जैसे सेंस करता है कि सिस्टम में वोल्टेज या रिएक्टिव पावर की कमी हो गई है, तो जो कंट्रोलर है वो कैपेसिटर बैंक को ट्रिगरिंग सिग्नल भेजता है और कैपेसिटर बैंक जो है सिस्टम में कनेक्ट हो जाता है और वो जो सिस्टम में रिएक्टिव एनर्जी की कमी है उसको सिस्टम में डिलीवर करने का काम करता है। तो जो कैपेसिटर बैंक है ये रिएक्टिव एनर्जी जनरेट करता है और उसको सिस्टम में डिलीवर करने का काम करता है। तो कुछ इस प्रकार से जो हमारा पूरा एसवीसी सिस्टम है वो वर्क करता है। दे ऑल्सो रिड्यूस अनबैलेंस वोल्टेज एंड करंट। तो जो सिस्टम में अनबैलेंस वोल्टेज होता है और करंट होता है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। इन HVDC एप्लीकेशंस दीज कंपनसेटर्स प्रोवाइड द रिक्वायर्ड रिएक्टिव पावर एंड डैम्प आउट सब हार्मोनिक ऑसिलेशंस। तो HVDC एप्लीकेशन की बात करें तो ये जो कंपनसेटर्स हैं ये रिक्वायर्ड रिएक्टिव पावर को प्रोवाइड करने का काम करते हैं उनको, और जो सिस्टम में सब हार्मोनिक ऑसिलेशंस होते हैं उनको डैम्प आउट करने का काम करते हैं। दे यूज स्टैटिक वीआर कंपनसेटर्स फॉर वीआर कंट्रोल एंड हेंस आर ऑल्सो नोन एज स्टैटिक वीआर स्विचेस और सिस्टम्स। तो हमारा जो स्टैटिक वीआर कंपनसेटर का टॉपिक है ये यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब अगला प्रश्न है कंपेयर बिटवीन एसबीसी एंड स्टैटकॉम। अब हम स्टैटकॉम और एसबीसी के बीच में कंपैरिजन की बात करने वाले हैं। स्टैटकॉम को एसएससी भी कहते हैं। एसएससी यानी स्टैटिक सिंक्रोनस कंपनसेटर, और एसबीसी यानी स्टैटिक वीआर कंपनसेटर। तो बात करें स्टैटकॉम की तो स्टैटकॉम जो होता है एसबीसी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, और एसबीसी की बात करें तो एसबीसी जो है स्टैटकॉम की अपेक्षा स्लोअर होता है। स्टैटकॉम का कॉस्ट काफ़ी हाई होता है और जो एसबीसी होता है उसका कॉस्ट लो होता है। स्टैटकॉम में हाई लॉसेस होते हैं जबकि एसबीसी में लेस लॉसेस होते हैं। स्टैटकॉम का साइज जो है वो स्मॉलर होता है जबकि एसबीसी का साइज लार्ज होता है। स्टैटकॉम की बात करें तो इसमें मोर इफेक्टिव इन इम्प्रूविंग ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। तो स्टैटकॉम जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने में, जबकि एसबीसी की बात करें तो एसबीसी इज लेस इफेक्टिव इन इम्प्रूविंग ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। तो जो एसबीसी है ये उतना ज़्यादा अच्छे से ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने का काम नहीं करता है, जबकि स्टैटकॉम जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को रिड्यूस करने का काम करता है, इम्प्रूव करने का काम करता है। स्टैटकॉम की बात करें तो इट इज़ सुपीरियर टू एसबीसी फॉर प्रोवाइडिंग वोल्टेज सपोर्ट अंडर लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वोल्टेज सपोर्ट प्रोवाइड की बात करें लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में तो जो स्टैटकॉम है एसबीसी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर होता है, अच्छा होता है। मैक्सिमम वी आर आउटपुट डिक्रीजेस लीनियरली विद स्क्वायर ऑफ वोल्टेज। जो एसबीसी है उसका जो मैक्सिमम वी आर आउटपुट है ये लीनियरली डिक्रीज करता है स्क्वायर ऑफ वोल्टेज के अनुसार। स्टैटकॉम हैज द पोटेंशियल ऑफ इंटरफेसिंग अ सुटेबल एनर्जी स्टोरेज डिवाइस विद एसी सिस्टम फॉर रियल पावर एक्सचेंज। तो स्टैटकॉम में बेसिकली हम एनर्जी स्टोरेज डिवाइस का यूज कर सकते हैं रियल पावर एक्सचेंज के लिए, जबकि एसबीसी की बात करें तो उसमें नो प्रोविजन फॉर रियल पावर एक्सचेंज, तो उसमें कोई ऐसा स्टोरेज डिवाइस का यूज नहीं किया जाता है। तो एसबीसी में कोई भी एनर्जी स्टोरेज डिवाइस का यूज नहीं किया जाता है। तो दोस्तों इसके बाद जो है SSC, यूपीएफसी और यूपीक्यूसी ये 3-4 टॉपिक्स जो है छूट गए हैं, तो इसको आप अपने से स्टडी कर सकते हैं। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।